तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार और उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उस दौर की, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये सेशन बहुत लंबा है क्योंकि इसमें मैंने आपको निज़ाम के बारे में बताया है या आगे जो कुछ रह गया वो बताना है। अंग्रेज़ मराठा वार के बारे में बताना, अंग्रेज़ मैसूर के वार के बारे में भी बताना है। अब ये केवल यही नहीं बताना है कि भाई कौन सा युद्ध कब हुआ, किस संधि की वजह से हुआ, किस संधि से ख़त्म हो गया, केवल यही जानकारी आपसे शेयर नहीं करनी है। मैं उस दौर के सारे घटनाक्रम पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं और वो जो सारी घटनाएं थी उनका उस समय की और भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ा उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन चल रहा है। तो वीडियो जो है कई सारी हो गई। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो इस टॉपिक पर बना चुके हैं। छठी वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि ये छठी वीडियो में भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, उम्मीद शब्द मैंने यहाँ पर जो है गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, बोलना चाहिए था मुझे आशंका है। जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी हो, खतरा हो, वहाँ पर आशंका हो, और जहाँ कुछ अच्छे होने वाला हो वहाँ पर है उम्मीद। अगर मैं कहता कि मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट में पूरा हो जाएगा तो उम्मीद सही था, लेकिन अब मुझे आशंका है कि शायद छठे पार्ट में पूरा ना हो, मुझे 7वें पार्ट में भी जाना पड़े। तो फिलहाल छठा पार्ट है और बिना किसी भूमिका के चलते हैं। आप लोग अगर आपके पास समय है तो इसके जो पहले 5 पार्ट हैं वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, उसके बाद छठे पार्ट पे आइएगा। तो तीसरे एंग्लो मैसूर वार की बात हो चुकी है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तीसरा एंग्लो मैसूर वार जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, मैसूर वार ख़त्म हो गया, उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हो गई, है ना। लेकिन अब क्या है कि टीपू ने जैसे तैसे अपना एम्पायर तो बचा लिया। टीपू का आधा एम्पायर चला गया, इस वार में टीपू का आधा एम्पायर चला गया, बहुत सारा पैसा भी गया, उसके 2 बेटे भी गए जमानत के तौर पर, है ना, अंग्रेजों के पास। तुम्हारी हथेली में खुजली हो रही है, सुना हथेली में खुजली होती है, पैसे आते हैं, है ना। हाँ जा, पैसे नहीं आ रहे, ओके। तो खुजली किस वजह से होती है? किसी ना किसी प्रोटीन की कमी से खुजली होती है। क्वेश्चन आया था कि खुजली होने का प्रमुख कारण क्या है? किसी न किसी प्रोटीन की कमी होने का कारण, है ना। तो दूध पियो, भरपूर प्रोटीन मिलेगी उसमें, ठीक है, सभी तरह की प्रोटीन पूरी हो जाएंगी। ओके, हमारे यहाँ की बिल्ली हो आप, है ना, खुजा भी ऐसी रही हो जैसे बिल्ली खुजाती। ओके, चले मैं कहाँ थे, हाँ। तो अब श्रीरंगपट्टनम की टीटी हो गई, उसके बाद टीपू जो है शांत नहीं बैठा। एक तरह से उसने फिर से तैयारियां शुरू कर दी अपने एम्पायर को वापस पाने के लिए। अब टीपू ने जो नए नए काम करने शुरू किए, जैसे कि अपनी आर्मी को यूरोपीय स्टाइल से ट्रेनिंग देना, फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती करना, अपने यहाँ नौकरी देना फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी ट्रेनर्स को हायर करना, फ्रांसीसी जैकोबिन्स क्लब की मेंबरशिप लेना, राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना, जैकोबिन्स क्लब की मेंबरशिप लेना, नया कैलेंडर, रॉकेट टेक्नोलॉजी पर गौर करना, तोपखाने को और बेहतर करना। इससे अंग्रेज जो थे वो आशंकित थे कि भाई ये हो क्या रहा। अच्छा, इसी बीच क्या है, फ्रांस में क्रांति हो गई। फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। फ्रांस में बास्तील के पतन के बाद राजा को मार दिया था और फ्रांस का जो मैदान था वो भी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए खुला मैदान हो गया था। उसी खुले मैदान का फ़ायदा उठाया था नेपोलियन ने। नेपोलियन का उभार होता है साहब 1795 के आसपास, मैंने यहाँ भी लिखा भी है। 1795 के आसपास नेपोलियन का उभार होता है और नेपोलियन जादू की तरह पहले यूरोप में फिर आसपास के इलाकों में उभरने लगा। अब नेपोलियन जो है, फ्रांस का जो राजा है, ये इंग्लैंड का दुश्मन था, ये जर्मनी का भी दुश्मन था और इंग्लैंड का भी दुश्मन था। तो न केवल यूरोप में अंग्रेज जो थे नेपोलियन से परेशान थे या फ्रांस से परेशान थे, बल्कि अंग्रेजों की और भी जहाँ पर भी कॉलोनियाँ थीं उन्हें भी अब खतरा था फ्रांसीसियों से या नेपोलियन से। अंग्रेजों को ये लगने लगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई देसी रियासत, यानी कि भारत की कोई ना कोई रियासत फ्रांस से यानी कि नेपोलियन से गठजोड़ करके हमें भारत से खदेड़ने का प्रयास करेगी या भारत से हटाने का प्रयास करेगी। तो अब इसी बीच महाराजा रणजीत सिंह से संबंध हो। खैर, महाराजा रणजीत सिंह से जो संबंध है वो तो रूस के डर से थे, लेकिन चाहे यहाँ पर मराठों से संबंध हो या हैदर अली की मैसूर रियासत जो कि इस समय किसके कब्जे में, टीपू सुल्तान के कब्जे में, उससे संबंध हो, वो सब उन संबंधों के पीछे या उन झगड़ों के पीछे जो डर है वो फ्रांस का या नेपोलियन का डर है। ठीक है ना। रणजीत सिंह से जो संबंध तय हुए वो रूसी डर से हुए और मराठों और मैसूर से अब जो झगड़े और तेज हुए अंग्रेजों के, वो हुए नेपोलियन या फ्रांस के डर से। तो 1795 के आसपास नेपोलियन का उभार होता है। इसी बीच हमारे आता है 1797-98 में लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली सबसे ज़्यादा किसके लिए मशहूर है? अनिल जी, किस संधि के लिए, किस संधि प्रणाली के लॉर्ड वेलेज़ली मशहूर है, आप बताएं? सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि, ठीक है ना, वेरी गुड।
सहायक संधि के लिए मशहूर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी। तो हल्का सा बता देते हैं सहायक संधि क्या है। लॉर्ड वेलेस्ली जब आया तो जैसे शिवाजी महाराज थे ना कि भाई अगर हमारे हमलों से बचना है और दूसरे के हमलों से भी अगर सुरक्षा चाहिए तो हमें चौथ दीजिए। चौथ का मतलब क्या होता था कि आपको जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है आपके एम्पायर में, उसका 1/4 हिस्सा जो है वो शिवाजी महाराज को या उनकी सेना को या मराठों को देना है। तो लगभग इसी तरह से लॉर्ड वेलेस्ली ने बिना लड़े भारत में अपने एम्पायर को और फैलाने के लिए या अपनी आर्मी को जगह जगह जो खास सामरिक इलाके थे वहाँ पर तैनात करने के लिए भारतीय रियासतों को एक टीटी ऑफर करनी शुरू कर दी। उस टीटी का नाम था सब्सिडरी या सहायक संधि। इसमें होता क्या था कि जो भी छोटी या बड़ी रियासतें थीं, वेलेस्ली उन्हें सुरक्षा गारंटी देता था। दूसरे ना हम खुद हमला करेंगे ना दूसरे, अगर कोई दूसरा आप पे हमला करता है या राजमहल में आपके खिलाफ कोई क्रांति होती है तो आपकी गद्दी की पूरी सुरक्षा हम करेंगे। बदले में आपको अपने विदेशी संबंध हमारे अधीन करने होंगे, ठीक है ना, अपनी सेना में कटौती करनी होगी, रक्षा आपकी हम करेंगे, इसके बदले में आपको हमें पैसा या जगीर देनी होगी जो आपकी हमारी फ़ौज का जो आपकी सुरक्षा के लिए हमारी जो फ़ौज होगी उसके खर्च के लिए आपको हमें कुछ निश्चित पैसा या जगीर देनी पड़ेगी। अब सहायक संधि से होता क्या था कि जो भी देसी राजा सहायक संधि कर लेता है तो वो अपनी रक्षा के बदले अंग्रेजों की गुलामी ओढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन कर लेता है। अंग्रेजों की मर्जी के बिना ना युद्ध ना शांति, ना दोस्ती ना दुश्मनी, किसी से भी नहीं। इसके अलावा अंग्रेजों के अलावा जितने भी यूरोपीय हैं उन्हें अपनी राजधानी से निकाल बाहर करना है। अंग्रेजों के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक कि जो देसी रियासतें हैं उनसे भी कोई संधि समझौता या गठजोड़ आप नहीं कर सकते। तो बहुत सी रियासतें थी, जैसे सबसे पहले सहायक संधि किसने कबूली? हैदराबाद ने, है ना। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि कबूली थी 1798 में। तो बहुत सी ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद, मैसूर बाद में जब मैसूर ख़त्म हो गया तो मैसूर ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तंजौर, अवध, बहुत सारी रियासतें जिन्होंने सहायक संधि स्वीकारी। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो सहायक संधि नहीं स्वीकार रही थी। उन्हें पता था अगर सहायक संधि स्वीकार लेते हैं तो इसका मतलब हमने अपने आप को अंग्रेजों के अधीन कर लिया है, ठीक है ना। ये कुछ कुछ उसी तरह से थी जिस तरह से अकबर की राजपूत नीति थी। अकबर की राजपूत नीति भी लगभग इसी तरह की थी। अच्छा, भारत में सब्सिडरी अलायंस आप उसको राजपूताना में देख सकते हो। अकबर की जो राजपूती नीति थी लगभग इसी तरह की थी। इसके अलावा एक सवाल भी आता है, फ्रांसीसी कमांडर था डुप्ले ने भारत में सबसे पहले सहायक संधि शुरू की थी, सबसे पहले डुप्ले ने। बाद में इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने आगे बढ़ाया था। लॉर्ड वेलेस्ली क्या कहते हैं? बंगाल का शेर, है ना। हाँ, तो अब मराठों ने और मैसूर ने इस संधि को स्वीकारने से मना कर दिया, लेकिन निज़ाम हैदराबाद ने संधि स्वीकार ली। हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, उसे अंग्रेजों से ज़्यादा जो डर था वो मराठों और मैसूर से था। इसलिए हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि स्वीकार ली, ठीक है साहब। अब होता क्या है कि अंग्रेजों ने हैदर अली पर आरोप लगाया कि आप फ्रांस से दोस्ती करके हमारे खिलाफ जो है एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, देसी विदेशी लोगों के साथ मिला करके हमारे खिलाफ एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अभी भी युद्ध का मौका नहीं मिल रहा था, युद्ध का बहाना नहीं मिल रहा था अंग्रेजों को। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, सर एक बार और दिखा देंगे यहाँ पर यहाँ पर है कोच्चि, केरल का कोच्चि जो थी वो डच बस्ती थी या डच कॉलोनी थी। छोटी सी रियासत कोच्चि की, छोटी सी फैक्ट्री, कोच्चि के आसपास का इलाका, जो कि एक और मैसूर और दूसरी ओर त्रावणकोर रियासत से घिरा हुआ था। त्रावणकोर के राजा ने ये जो कोच्चि का इलाका है, कोचीन का या कोच्चि का जो इलाका है वो डचों से खरीद लिया। उसके बाद इसने क्या किया, त्रावणकोर के राजा ने मैसूर और त्रावणकोर रियासत के बीच में एक बहुत ऊंची दीवार बनवाई अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि मैसूर की सेना आसानी से इधर ना आ सके। उसने एक बहुत ऊंची दीवार बनाई। अब जब ये दीवार बनी तो टीपू ने कहा कि भाई ये जो दीवार है ये मेरे इलाके से होकर जा रही है, यानी कि इस दीवार ने बहुत सारा मेरा इलाका घेर लिया, इस दीवार को गिराओ, नंबर एक बात। दूसरे इसने कहा कि भाई जो डच कॉलोनी है मेरे संरक्षण में है। त्रावणकोर के राजा को इसने ऑफर दिया कि जितना पैसा तुमने डचों को दिया है वो पैसा हमसे ले लो और ये जो कोचीन की जो कॉलोनी है वो हमें सौंप दो। लेकिन त्रावणकोर का जो राजा था उसे सहती किसकी सहती उसके सिर पर? अंग्रेजों की। जैसे यूक्रेन को बढ़ा दिया ना अमेरिका ने रूस से, उसी तरह से त्रावणकोर के राजा को बढ़ा दिया अंग्रेजों ने मैसूर से। त्रावणकोर का राजा नहीं माना। जब नहीं माना तो इसी मसले पर लेकर के टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। अब त्रावणकोर पर हमला करना था, अंग्रेजों को युद्ध का बहाना मिल गया। अंग्रेजों ने साहब मराठों को, कर्नाटक के नवाब को, त्रावणकोर रियासत को और निज़ाम हैदराबाद को साथ लिया और हमला कर दिया।
मैसूर पर सन 1799 में। इस तरह से जो चौथा एंग्लो मैसूर वार है वो शुरू हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है 1799 चौथा एंग्लो मैसूर वार, मराठे, अंग्रेज और निज़ाम इन तीनों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। 4 मई 1799 को, ज़्यादा दिन नहीं चलाई ईद, क्योंकि आपको पता ही है 12 महल, इधर 12 महल, डिंडीगुल और मालावार जगह जगह अंग्रेज आर्मी बैठी थी, कहीं दूर से तो उन्होंने आना नहीं था, तो आगे बस आगे बढ़ने का आदेश का इंतजार था, सेनाएं आगे बढ़ी। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले पे, किले की दीवार पर लड़ते हुए टीपू जो था मृत्यु हो गया, टीपू शहीद हो गया, टीपू ने अपना बलिदान दे दिया। टीपू ने, इसीलिए कहते हैं ना कि कौन सी रियासत थी जिसने सहायक संधि नहीं स्वीकारी, अपना जो है खात्मा या अपना बलिदान कर दिया, तो ये मैसूर की रियासत थी। टीपू ने आखिरी दम तक अंग्रेजों की अधीनता नहीं मानी। तो 4 मई सन 1799 को टीपू जो है वो किले की दीवार पर लड़ते हुए ही समाप्त हो गया, शहीद हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेजों ने आगे बढ़ करके सारा मैसूर रियासत जो था वो अपने इलाके में मिला दिया, है ना। निज़ाम और मराठों को कुछ खास मिला नहीं, और जो मिला वो बाद में उन्होंने छीन लिया। तो इस तरह से 4 वार हुए, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। आप कुछ कह रही? 4 एंग्लो मैसूर वार हुए सन 1799 में। आखिर में टीपू सुल्तान का अंत हो गया, मैसूर रियासत जो है अंग्रेजों ने मिला ली, और मैसूर रियासत मतलब टीपू सुल्तान का जो इलाका था वो सारा अंग्रेजों ने हड़प लिया, और एक नई मैसूर रियासत उन्होंने बनाई। मैसूर के आसपास थोड़ी सी जागीर लेकर के एक नई मैसूर रियासत बनाई, और उस मैसूर रियासत पर वाडियार वंश के एक बच्चे को बिठा दिया। वो भविष्य में वहाँ पर स्वतंत्र, मतलब एक स्वतंत्र नहीं, अंग्रेजों की अधीनस्थ मैसूर रियासत के रूप में वो काम करती रही। मैसूर किसके नाम से जाना जाता था? हैदर अली और टीपू सुल्तान के नाम से। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली की मैसूर रियासत ने आखिरी दम तक अधीनता नहीं मानी, लेकिन जब टीपू सुल्तान ख़त्म हो गया तो पूरा का पूरा मैसूर साम्राज्य विलय हो गया अंग्रेजी साम्राज्य में, और अंग्रेजों ने एक छोटी सी मैसूर के आसपास छोटी सी जागीर दे करके वाडियार वंश के राजा को मैसूर रियासत के किंग के रूप में बिठा दिया, और उस पर सहायक संधि थोप दी, यानी कि मैसूर ने सहायक संधि अपना ली टीपू सुल्तान के मरने के बाद। ओके, ठीक है। अब 1799 में बेलेजली ने इस तरह से मैसूर का खात्मा कर दिया। अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा जो कांटा था वो निकल गया। अब उसने ध्यान दिया मराठों की तरफ को, अब उसका पूरा ध्यान हो गया मराठों की तरफ को। अब मराठों की तरफ को ध्यान तो हो गया, लेकिन आपको पता है 1782 में संधि हो गई थी सलवाई की। उसके बाद से इनके बीच में कोई विवाद हुआ नहीं था। आमतौर पर अंग्रेजों को मराठों के खिलाफ युद्ध का बहाना नहीं मिल रहा था, वो बहाना दिया अंग्रेजों के मराठों के आपसी झगड़ों ने। क्या थे वो आपसी झगड़े? होता यह है कि यहां में लिखा है, ये तो बेलेजली के आरोप हैं जो उसने टीपू पर लगाए थे कि साहब आप फ्रांस के साथ मिलकर के हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, और जो युद्धबंदी हैं आपके पास, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से आपने छोड़ने थे, वो युद्धबंदी आप छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। और इन्होंने पेशवा को, अब चौथे जो 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, इसमें भी इन्होंने पेशवा को, यानी कि मराठा पेशवा को लालच दिया था कि आधा मैसूर राज्य आपको हम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी समय जो है जो मराठा राजनीति है ना, उसमें फेरबदल शुरू हो गया। वो फेरबदल क्या था कि 1782 के बाद लगभग 20 साल तक अंग्रेज और मराठों के बीच में शांति रही थी। इसी समय क्या होता है कि 1795 में जिस समय नेपोलियन का उभार हो रहा था, उसी समय मराठों में टूटन शुरू हो गई थी। टूटन का मतलब ये है कि जो बारवाही काउंसिल थी, उसके जो 2 खास पिलर थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था, उनमें आपस में ही मतभेद होने लगे थे। इस वजह से कमजोरियां उभरने लगी थी। इसी समय 1795 में महादजी सिंधिया की डेथ हो गई, और नाना फडणवीस जो थे बूढ़े हो चुके थे। नाना फडणवीस काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनका सम्मान भरपूर था, लेकिन जो राजनीति में दखल थी या पकड़ थी वो कम हो गई थी। महादजी सिंधिया मर गए और नाना फडणवीस जो है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। और जो पेशवा था, कौन सा पेशवा था इस समय इमरान जी? माधवराव नारायण राव। जो माधवराव नारायण नाम का पेशवा था, उसने खुदकुशी कर ली। इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा है कि नाना फडणवीस के तमाम किंतु परंतु रोक टोक की वजह से वो परेशान हो गया, या तमाम तरह की रोका टोकी की वजह से वो परेशान हो गया। और जवान पेशवा है ना, कब बना था ये पेशवा? 1775 में तो इसकी पैदाइश हुई थी, है ना। तो अब 1802 तक आते आते उसने लिखा है किताबों में कि तरुण पेशवा ने नारायण फडणवीस से दुखी होकर के खुदकुशी कर ली। अब हकीकत जो भी हो, खैर जो भी हो, जो पेशवा नारायण राव, माधवराव नारायण राव है, उसने खुदकुशी कर ली। याद आ रहा है? अभी सुनाया था पहले मैंने,
है ना, सूरत की संधि, फिर माधवराव, महाजी सिंधिया, यह सब खिचड़ी हो गई, है ना। ये अब दिमाग में उड़द की दाल की खिचड़ी है या चावलों में तरह तरह की दाल मिल गई है उसकी खिचड़ी बनी है? ऐसा लग रहा है जैसे चावल में तरह तरह की दाल मिल गई है। अब तुमने ना इन सभी दालों को अलग अलग करना, चावल को अलग करना, दालों को अलग करना। उसके लिए इस वीडियो को तुमने 4-5 बार सुनना पड़ेगा, आपको भी, ठीक है ना, सुनना पड़ेगा। बार बार सुनोगे ना तो ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ओके, तो खैर पेशवा ने खुदकुशी कर ली। पेशवा कौन था? माधवराव नारायण राव, है ना। मिक्स वेजिटेबल हो गई है क्लास, क्योंकि सभी को साथ लेकर चल, अच्छा सभी को साथ लेकर मैं इसलिए चल रहा हूँ कि सब आपस में मिले जुले हैं, है ना। तो खैर अब नया पेशवा बनता है विनायक, विनायक राव। देखो यहाँ से यहाँ आ गए हम, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ नया पेशवा बनता है विनायक राव। ओके, अब विनायक राव पेशवा बना, लेकिन विनायक राव को मार दिया किसने? पेशवा बाजीराव सेकंड। अब ये पेशवा बाजीराव सेकंड क्या हुआ? पेशवा बाजीराव फर्स्ट कौन था? बालाजी विश्वनाथ के बाद, है ना। बालाजी विश्वनाथ के बाद बना था ना पेशवा बाजीराव फर्स्ट, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। 1761 में बालाजी बाजीराव का निधन हो गया। फिर 1761 से 1772 तक पेशवा माधवराव, जिसे हम कहते हैं महान पेशवा। फिर 1772 से लेकर के अब तक कौन था? नहीं, 1772 से 75 तक नारायण राव, और फिर नारायण राव के बाद माधवराव नारायण राव। अब उसने खुदकुशी कर ली, फिर विनायक राव पेशवा बना। विनायक राव की हत्या कर दी पेशवा बाजीराव सेकंड ने। ये बाजीराव सेकंड कौन था? ये राघोबा का बेटा था। हाँ, ये राघोबा का बेटा था। अंग्रेजों की हेल्प से ये पेशवा बन गया। इसे पेशवा बनाने में हेल्प करी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की हेल्प से विनायक राव को मार करके जाना है, हैं? आपस में दोनों में, दो चिड़ियों में कन्वर्सेशन हुआ। अभी रुक जाओ, अभी तो 3:30 बज रहे हैं, अभी तो वैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बैठे रहो अभी। एक ने दूसरी तरफ को इशारा किया, दूसरे ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, अभी रुको। शमा ने कहा शाहीन से कि चले क्या? शाहीन ने कहा नहीं, अभी रुको, है ना। एम आई राइट? हाँ गुरुजी, अच्छा टाइम पता क्या? नहीं मतलब तो वही था। ठीक है, चले खैर, ओके, कहाँ थे? तो अब रघुनाथ राव उर्फ राघोबा का बेटा था पेशवा बाजीराव सेकंड। नाम इसका बाजीराव ही था, सेकंड इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बाजीराव के नाम से पहले भी हो चुका है। तो इसकी पेशवाई जो शुरू हुई 1796 से शुरू हुई। अब साहब ये जो था बाजीराव सेकंड, ये नाना फड़नवीस से और जो खास खास मराठा सरदार थे उनसे अलग होना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि अब मैं जो हूँ, मेरा जो है वर्चस्व हो जाए मराठा संघ में। मराठा संघ का नेता कौन है? पेशवा। लेकिन पेशवा जो था इस संघ का नाम मात्र का नेता था। सर थोड़ा सा पानी पी लें। अब जो बाजीराव है, बाजीराव सेकंड या पेशवा बाजीराव सेकंड, ये अब होना चाह रहा आज़ाद। मराठा संघ में अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है, यानी कि सबसे खास पावर या सबसे बड़ी पावर, इस सुप्रीम पावर अपने पास रखना चाह रहा है। और अब इसके दो ही मकसद हैं, एक तो जो इस समय का खास सरदार हैं उन्हें किनारे करना, और इसके अलावा इसके पिता के जो दुश्मन थे, जो पिता के शत्रु थे, उन्हें एक एक करके ख़त्म करना है। तो इसने मराठा सरदारों में आपस में झगड़े कराने शुरू कर दिए। एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति इसने शुरू कर दी, और उनमें आपस में, उनको आपस में ही लड़ाना शुरू कर दिया। गुटबाजी शुरू हो गई। मराठा जो सरदार थे, मराठा जो अभी एक थे, पेशवा बाजीराव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने लालच के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मराठा सरदारों में आपस में झगड़े कराने शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पूना दरबार है, यानी पेशवा की राजधानी पूना दरबार जो है वो साजिशों का या षड्यंत्रों का घर बन गया। पूना दरबार षड्यंत्रों का घर बन गया, समझ रहे साहब। अब होता यह है कि सन 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई। अब जब नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई तो अब तो ये हो गया बेलगाम का घोड़ा, समझ रहे हैं? बेलगाम घोड़ा, भागते देखा बेलगाम घोड़े को? अब घोड़ा पागल हो जाए तो आपने देखा वो इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। और एक होता मखना हाथी। मखना हाथी जानते हो? मखना हाथी जानते हो? जिसे कहते हैं टस्कर, नहीं जानते हो? चलो आगे जो भी है, ये हो गया, ये देसी देहाती लैंग्वेज हैं। एक तो हो गया बेलगाम का घोड़ा और एक मखना हाथी। अब ये हो गया मखना हाथी, है ना। अब ये इधर उधर साजिशें करने लगा। अब इसने क्या किया, दौलतराव सिंधिया जो कि ग्वालियर के हैं, ठीक है ना, सिंधिया यानी ग्वालियर के, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जो हैं उस समय खास जो हैं सरदार हैं। दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर में नहीं बनती। होलकर कहाँ का हुआ? इंदौर का। मैंने बताया ना। गायकवाड़ कहाँ का हुआ? गुजरात में, बड़ोदरा का। सिंधिया ग्वालियर का, होलकर इंदौर का, और भोसले नागपुर, है ना। तो अब दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर में झगड़े हो रहे हैं, सिंधिया और गायकवाड़ में झगड़े हो रहे हैं,
ठीक है ना। अब ये भी कूद पड़ा, पेशवा भी कूद पड़ा, और इसने क्या किया, सिंधिया से अलायंस कर लिया। किसने? पेशवा बाजीराव सेकंड ने सिंधिया से गठजोड़ कर लिया। और सिंधिया से गठजोड़ करने के बाद पेशवा और सिंधिया दोनों ने सन 1801 में इंदौर पर हमला कर दिया और इंदौर को बुरी तरह लूटा। इंदौर पर किसका राज था? यशवंतराव होलकर का, है ना। इंदौर को बुरी तरह से लूटा, और न केवल लूटा, यशवंतराव होलकर के छोटे भाई को भी मार दिया। युद्ध के मैदान में ही यशवंतराव होलकर के छोटे भाई को मार दिया। इससे यशवंतराव होलकर, जैसे होता है ना हिंदी फिल्मों में, है ना, जब विलेन जो है लुटता पिटता है और उसके बाद एकदम से पीछे से कोरस में वायलिन बजता डैन डैन, वो एकदम से, तो फिर जैसे उसके अंदर कोई देवी आ गई हो, है ना, विलेन के अंदर जैसे कोई देवी आ गई हो, जैसे ग्लेन मैक्सवेल के अंदर देवी आ गई थी, है ना, अफगानिस्तान के खिलाफ, है ना, बॉलर जहां मार रहा ढा धड़ धड़ा धड़ा, भाई यार वो गजब, एक ही पैर से खड़े हो गए, एक ये स्टांस था और खट खट, जिधर को मर्जी जिधर को मार दे रहा। बॉलर बताओ, बॉलिंग को क्या हो गया, जिधर को मर्जी जिधर को मार दे रहा, बॉलर का सर चकरा रहा, है ना। कमेंटेटर तो कह ले, फील्डर कह ले, कि बॉलर को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा। तो बिल्कुल उसी तरह से यशवंतराव होलकर ने पलटवार करा, और ये पलटवार जो था बहुत ही भयंकर विनाशकारी था। इसने सिंधिया को भी धोया, पूना पर हमला कर दिया, पूना पर हमला किया। पूना के पास ही किरकी है, पेशवा का आर्मी हेडक्वार्टर, उसे जला दिया। ठीक है ना, मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा। यहाँ से कहाँ चले हम, यहाँ से कहाँ चले, यहाँ से होलकर का पलटवार, मैं देख लूँ, हाँ यही, ठीक है ना। इसने फिर से हमला किया, पूना पर कब्जा कर लिया। किसने? यशवंतराव होलकर ने पूना पर कब्जा कर लिया, और जो पेशवा का आर्मी हेडक्वार्टर था किरकी, उसे जला दिया, उसे आग की भेंट चढ़ा दिया। ठीक है। अब ऐसे में कहने का मतलब क्या है, सिंधिया और पेशवा की जो कंबाइंड आर्मी थी वो होलकर से हार गई। सिंधिया भी हार गया और पेशवा भी हार गया, संयुक्त सेना हार गई। अब ऐसे में पेशवा जान बचाने के लिए भागा, कहाँ? बसीन टापू पर, है ना। हाँ, ऐसे में पेशवा जो था अपनी जान बचाने के लिए बंबई के पास अरब सागर में जो बसीन टापू है यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ पर उसने शरण ली एक अंग्रेज शिप पर, एक अंग्रेज नौसैनिक जहाज पर उसने शरण ली। और शरण लेने के बाद अब उसने अंग्रेज़ों से, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी या अंग्रेज़ों से एक संधि या ट्रीटी या समझौता किया। अब चूंकि ये वसीन में हुई थी, एक कई बार ये सवाल भी आया ना, वसीन में हुई थी और एक शिप पर हुई थी ये संधि, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सी संधि, एक शिप पर हुई थी, तो वसीन की संधि थी। ठीक, वसीन टापू पर अंग्रेज नौसैनिक शिप में पेशवा बाजीराव सेकेंड ने शरण ली थी और वहाँ पर संधि हुई थी। इस संधि में पेशवा ने सहायक संधि मान ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी वो सहायक संधि पेशवा ने मान ली। अब इस सहायक संधि की शर्तें क्या थी? आप अपनी सेना में कटौती करोगे, हमारे दुश्मन को दुश्मन मानोगे, हमारे दोस्त को दोस्त मानोगे, हमारी सेनाएं आपके साम्राज्य में कहीं भी आर पार जा सकती हैं, आपको रेजिडेंट रखना होगा अपनी राजधानी में जो आपको राजकाज चलाने में हेल्प देगा। इसके अलावा आपने जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए राजधानी के आसपास या आपके एम्पायर के आसपास एक अंग्रेज फौज रहेगी। उस अंग्रेज फौज के खर्च के लिए आपको या तो पैसा या कुछ इलाका देना होगा। जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनसे अंग्रेज पैसा मांगते थे और जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं उनसे जागीरें मांगते थे, बड़े बड़े इलाके मांगते थे। और इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने भारत को हड़पना शुरू कर दिया था। ठीक है सर, तो देखें वसीन की संधि की क्या शर्तें थीं। यहाँ से शुरू होती है वसीन की संधि। वसीन की संधि होती है दिसंबर सन 1802 में। किसके बीच में? अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच। बेटा समझ आ रहा है? ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे की न केवल हेल्प करेंगे बल्कि एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे। इन दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों न केवल एक दूसरे की हेल्प करेंगे बल्कि दोनों एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं मित्रता और रक्षा की संधि। किसने? पेशवा और अंग्रेजों ने। पेशवा और अंग्रेजों ने मित्रता और रक्षा की संधि की। पेशवा ने सहायक संधि मान ली, ठीक है ना, सहायक संधि मान ली। अंग्रेजों के जो दुश्मन है मेरे दुश्मन है, अंग्रेजों के जो दोस्त हैं वो मेरे देश में। पेशवा के जो दुश्मन होंगे वो अंग्रेजों के दुश्मन होंगे। ठीक है साहब, आगे चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखा वसीन की संधि क्रमशः, फिर मैंने लिखा है वसीन की संधि क्रमशः। किधर गए? हाँ, ये। अब पेशवा ने सूरत शहर पर अपना दावा छोड़ दिया। सूरत शहर जो था अंग्रेजों की आंख में बहुत खटकता था क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। ठीक है ना, समुद्र किनारे था और व्यापार यहाँ से खूब होता था। तो सूरत शहर पर पेशवा ने अपना दावा छोड़ दिया। इसने कहा कि किसी भी यूरोपीय को या ब्रिटिश शत्रु को मैं शरण नहीं दूंगा। कोई भी यूरोपीय, अंग्रेजों के अलावा कोई भी यूरोपीय हो या अंग्रेजों का जो भी दुश्मन होगा उसे मैं अपने एम्पायर में शरण नहीं दूंगा। आइए आ जाइए, बैठिए। टेक योर फेवरेट सीट। ये मुझे दे दीजिए, एक मिनट, ये मुझे दे दीजिए।
ठीक है साहब। तो इन्होंने कहा, किसने कहा? पेशवा ने। पेशवा ने अंग्रेजों से कहा कि भाई आप जो है किसी भी यूरोपीय को या हमारे दुश्मन को अपने यहाँ शरण दो, ना तो शरण दोगे ना ही नौकरी दोगे, ठीक है। पेशवा ने कहा ठीक है साहब, ओके, सोना है, अच्छा ठीक है। उसने कहा ठीक है साहब, उसने कहा ओके, इनकी हालत मुझे टाइट लग रही है, खैर कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है साहब, इसके अलावा आप किसी भी यूरोपीय को या अंग्रेजों के शत्रु को अपने यहाँ नौकरी भी नहीं दोगे। किसको? कौन नहीं देगा? पेशवा अपने यहाँ नौकरी भी नहीं देगा। अब पूना के पास, ये जो दिख रहा है ना, पूना के पास अंग्रेजों का तोपखाना रहेगा और 6000 की पैदल सेना रहेगी। पूना क्या हुआ? पेशवा का हेडक्वार्टर हो गया, पेशवा की राजधानी हो गई। उन्होंने कहा ये 6000 पैदल सेना बहुत हुई और तोपखाना भी बहुत हुआ, तो पूना के पास अंग्रेजों का तोपखाना भी रहेगा और 6000 की पैदल सेना रहेगी। अब इन सब के बदले में अंग्रेजों, पेशवा को क्या देना होगा? पेशवा को अंग्रेजों को इतनी जागीर देनी होगी जिसकी इनकम हो कम से कम 26 लाख रुपए पर ईयर, इसके बदले में, ठीक है ना। पेशवा अंग्रेजों को 26 लाख वार्षिक आय की जागीर देगा। इसके अलावा विदेशी मामले जो भी तय होंगे वो अंग्रेजों के निर्देश से तय होंगे। पेशवा ने अपने विदेशी मामले अंग्रेजों को सौंप दिए, ठीक है ना। निजाम और गायकवाड़ से कोई भी जो समझौता वो करेगा, निजाम और गायकवाड़ से जो भी समझौता करेगा पेशवा, वो अंग्रेजों की हेल्प के बिना नहीं करेगा, ठीक है। अब पेशवा ने गुजरात और मध्य प्रदेश, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच के जो इलाके थे जो कि पड़ते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश में, वो दे दिए, सूरत दे दिया, और तुंगभद्रा घाटी यानी कि तुंगभद्रा नदी के आसपास के जो इलाके थे वो अंग्रेजों को दे दिए। मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के बीच के इलाके, सूरत शहर, और इसके अलावा तुंगभद्रा के आसपास के जो इलाके हैं वो अंग्रेजों को सौंप दिए। किसके बदले में? 26 लाख रुपए के बदले में, 26 लाख रुपए वार्षिक आय के बदले में। एक बहुत बड़ा इलाका था जो अंग्रेजों को मिल गया, ठीक है। अब ये जो बसीन की संधि थी, ठीक है ना साहब, पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, यानी कि गुलामी ओढ़ ली, ठीक है ना, अपनी रक्षा के बदले में गुलामी ओढ़ ली। इसको ना तो साहब भोंसले ने माना, ना सिंधिया ने माना, ना होलकर ने माना। गायकवाड़ जो था न्यूट्रल था। गायकवाड़ तो ये कह रहा था भी मेरी जान बख्शो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। इन तीनों शक्तियों ने बसीन की संधि को नहीं माना। अब अंग्रेज कह रहे थे चूंकि पेशवा जो मराठा संघ का नेता है ना भाई, संगोला की संधि के बाद पेशवा जो था वो मराठा संघ का नेता हो गया था। अब अंग्रेजों ने दावा करना शुरू कर दिया कि भाई पेशवा चूंकि मराठा संघ का नेता है, मराठा किंग ने सहायक संधि को मान लिया। इस तरह चाहे वो गायकवाड़ हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे भोसले हो या होलकर हो, उन सभी ने सहायक संधि को मान लिया है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। अब उस संधि को मनवाने के लिए, होलकर हो या भोसले हो या सिंधिया हो या गायकवाड़ हो, इस संधि को मनवाने के लिए अब अंग्रेजों ने हमले करने शुरू कर दिए, या पेशवा को फिर से पूना दरबार में स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने हमले करने शुरू कर दिए। जब इधर अंग्रेजों ने हमले शुरू किए तो उधर से दूसरे मराठा सरदारों ने भी इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या था? सन 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार शुरू हो गया। तो आप देखें 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म हुआ था, उसके 20 साल बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है। मैंने यहाँ कहीं लिख भी रखा होगा युद्ध वाले उसमें, फर्स्ट मैसूर, फर्स्ट मराठा ये है, और सेकंड मराठा कहीं लिखा है मैंने, है जी यहाँ पर, हाँ ये लिखा है, हाँ ठीक है। तो सेकंड मराठा वार में ये तो संधियाँ हुई हैं। खैर मैं यहाँ से चलूँगा मैं यहाँ से। आप देख रहे हैं ना दूसरा मराठा वार, सर दिख रहा है, ये है, दिख रहा है सर? यहाँ पर आप देखें, मैंने ये जो झड़पों वाला कॉलम है इसमें लिखा है मैंने दूसरा मराठा वार। इसमें है कमांडर लेक, देख रहे हैं ना आप, लेक ने किसे हराया? लेक ने सिंधिया को दिल्ली और औरंगाबाद जिले में असाई में हराया। असाई में इसने हराया सिंधिया और भोसले की ज्वाइंट आर्मी को। आपसे पूछ सकता है कि ध्यान रखना, सेकंड एंग्लो मराठा वार में दिल्ली में मराठों को किसने हराया? तो लेक ने हराया। असाई के युद्ध में मराठों को किसने हराया? लेक ने हराया। असाई के युद्ध में किस सेना को हराया? भोसले, नागपुर का भोसले और ग्वालियर का सिंधिया, इन दोनों की संयुक्त सेना को। फिर से बता रहा हूं आपको, सेकेंड एंग्लो मराठा वार में लेक ने दिल्ली में मराठों को हराया। इसके अलावा असाई कहां पर है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। यहां पर भोसले और किसकी सेना को है ना, सिंधिया की ज्वाइंट सेना को हराया, ठीक है ना साहब। बहुत, इसके बाद ये देखो मैंने नंबर 1 लिखा, उसके बाद नंबर 2 में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैंने कहा अरगांव, महाराष्ट्र में ही है। अरगांव में बेलेजिली को फिर से, नहीं ये तो गलत हो गया। अरगांव में बेलेजिली ने भोसले को हराया, ये गलत हो गया साहब, ठीक है ना। अगर किसी ने इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो अरगांव की लड़ाई में इसी समय बेलेजिली ने भोसले को हराया।
अब ये तक होलकर जो था अलग था, होलकर, ठीक है ना, होलकर जो था, अभी आप देखो ना इसमें कहीं पर भी होलकर नहीं आ रहा, यहाँ पर होलकर नहीं आ रहा, होलकर जो था अभी तक अलग था। अभी कौन लड़ रहे हैं, सिंधिया और भोंसले लड़ रहे हैं, ठीक है। अब होलकर ने क्या किया कि इसने जयपुर पर हमला कर दिया, और जयपुर जो था अंग्रेजों का संरक्षक था, ये सहायक संधि मान चुका था, अंग्रेजों का दोस्त था। जब होलकर ने जयपुर पर हमला कर दिया तो अंग्रेजों को होलकर पर हमले का बहाना मिल गया, अंग्रेजों ने होलकर को भी समेट लिया। अच्छा, होलकर ने मुकंदपुरा का दर्रा, मालवा में है ये, मुकंदपुरा का दर्रा, यहाँ पर कर्नल मॉनसन को हराया। आपसे पूछ सकता है कर्नल मॉनसन को किसने हराया, कहाँ हराया, मुकंदपुरा का दर्रा कहाँ। अभी तक खैर ये सवाल पूछा तो नहीं गया, लेख जरूर पूछा है, असाई जरूर पूछा है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं पूछा गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको IAS मेंस देने का मौका मिलेगा, उस मेंस में आप लिखोगे तो उसमें ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो होलकर ने मुकंदपुरा के दर्रे में मॉनसन को हरा दिया। होलकर ने इसके बाद दिल्ली पर धावा बोल दिया सन 1804 में, है ना, होलकर ने भाई हरा दिया, किसको, मॉनसन को हराया, उसका हौसला बढ़ गया और हराने के बाद उसने दिल्ली पर धावा बोल दिया। अच्छा, ये 1803 में बेलेजली के समय में अंग्रेज जो थे दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। मुगल बादशाह को उन्होंने सीमित कर दिया था सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, लाल किले तक, और लाल किले के बाद मजबूर कर दिया था मुगल बादशाह को कहाँ, कुतुब मीनार भेज दिया था, है ना। तो 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में दिल्ली पर कब्जा हो गया था, दिल्ली में अंग्रेज सेना बैठी थी। तो 1804 में होलकर ने दिल्ली पर हमला कर दिया, लेकिन उस समय आक्टर लोनी ने दिल्ली से इसे खदेड़ दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार में या 1804 में या किस कमांडर ने दिल्ली पर हमला बोला, और उस हमले को किसने विफल किया, आक्टर लोनी ने विफल किया, ठीक है साहब, ओके। बाद में इसी होलकर को, ये जो लेख है ना जो आगे बढ़ा चला रहा है, कई जगह पर लेख ने होलकर को हराया, यानी कि मराठों ने छिटपुट सफलताएं पाई, लेकिन कई जगह अंग्रेजों से मात खाई, कई जगह हार खाई। अब आगे चलते हैं। अब मामला चल रहा है इसी सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान 30 दिसंबर सन 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, जो कि सिंधिया ने स्वीकारी, सिंधिया ने कबूली। सिंधिया ने जब सिंधिया जगह जगह पिटा, तो पिटने के बाद उसने 30 दिसंबर सन 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि की, सुरजी अर्जन गांव। आपसे पूछ सकता है कि सुरजी अर्जन गांव की संधि कहाँ हुई, तो साहब किससे हुई, मराठों में सिंधिया से हुई, ठीक है ना। किस युद्ध के दौरान हुई, दूसरे एंग्लो मराठा वार के दौरान ये हुई है। सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, किसे, सुरजी अर्जन गांव की संधि से सिंधिया ने सहायक संधि कबूल कर ली। इसने जयपुर, जोधपुर, गोहद की रियासतों पर जो दावे थे वो दावे छोड़ दिए, ठीक है साहब। इसके अलावा इसने जो गंगा और यमुना दोआब का जो इलाका था, गंगा यमुना दोआब का इलाका जो सिंधिया के कब्जे में था वो छोड़ दिया, ठीक है ना। आपके उस समय समझ में नहीं आया होगा ना, अब समझ में आया होगा, हाँ तभी ऐसा नहीं है। तो गंगा यमुना दोआब का जो इलाका था वो सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दिया। इसके अलावा मुगल किंग जो है, मुगल जो बादशाह था, गायकवाड़, पेशवा, निज़ाम पर इसके जो भी दावे थे या इनसे जो भी मांगे थी वो सारी की सारी छोड़ दी, ठीक है साहब। आगे चलें, बैक करके देख लेना। इसके अलावा महाराष्ट्र में गोदावरी घाट, अजंता घाट, अहमदनगर का किला, अहमदनगर का मजबूत किला, वो भी सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दिया और रेजिडेंट रख लिया, सहायक संधि मान ली और रेजिडेंट भी रख लिया। इस तरह से सिंधिया ने भी गुलामी ओढ़ ली। थोड़ा बहुत इलाका जो था वो सिंधिया के पास रह गया, जो कि अंग्रेजों ने कहा इस समय आने के बाद उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सुरजी अर्जन गांव की संधि। अब देखो, जब तुम मेंस देने जाओगे ना तो ये सारा तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। जैसे सवाल आएगा ना कि वेलेस्ली के अधीन मराठों का, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार बताइए। एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि विभिन्न गवर्नर जनरल वायसरायों के समय मराठों का, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार बताइए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सभी पता होनी चाहिए। अब सीधे उसने पूछ लिया वेलेस्ली के अधीन, और आप हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे हो, है ना। बल्कि अब तो जीएस में भी पेपर ऐसे आ जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के मेंस ही पढ़ना पड़ रहा। कहने को यूपीएससी ने भले ही सब्जेक्ट हटा दिए हैं, लेकिन ये पैटर्न और टफ है, पहले से ज़्यादा और टफ है। पहले आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, फिर और बाकी जीएस पढ़नी होती, जीएस में कॉमन चीज़ें पढ़नी होती थी। लेकिन अब तो उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी मेंस हो, मैंने और कोई एग्जाम दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो जीएस के पेपर हैं आपके ना, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी कह लो, राजनीति कह लो, भूगोल कह लो, इतिहास, भूगोल, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी कह लो, वो आपसे टेक्स्ट पढ़वा रहा हो। भले ही उसने सब्जेक्ट हटा दिए, लेकिन जीएस में वो वही पूछ रहा है। आप 26 फरवरी के आसपास उत्तराखंड, नहीं कोई बात नहीं, एक कबूतर है हमारे यहाँ मेहमान, वो बोल रहा है, ठीक है ना।
तो भले ही आप ये सुने तो उस कबूतर को निकाल के जरूर जाएंगे ना ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा था सर, उत्तराखंड पीसीएस मेंस हुआ है 2023 में, इसी साल हुआ है, 2023 में हुआ ना, अब तो 24 चल रहा है ना, 2024 में हुआ। आप उसके मेंस के पेपर उठा के देखिएगा, जो करंट अफेयर्स हो या जो स्टिल जीएस हो, कुछ भी हो, आपको वो ये कह रहा सब्जेक्ट पढ़ो, है ना, वो कह रहा सब्जेक्ट पढ़ो। तो पहला पैटर्न काफ़ी आसान था बजाय आपके। खैर, तो कहाँ थे? तो आपसे ये पूछ सकता है कि सुरजी अर्जुन गांव संधि कब हुई, किससे हुई, और इसकी जो शर्तें हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि सहायक संधि सुरजी अर्जुन गांव से सिंधिया ने सहायक संधि जो है वो मान ली। बाकी ये सारी डिटेल जो है जब तुम बेटा मेंस की तैयारी, मेंस देने जाओगे ना, चाहे वो उत्तराखंड का हो कोई सा हो, तब इसमें जो है तो तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। और ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइनें याद रह जाएँ, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी का पैटर्न क्या हो गया, 50 शब्द, 250 शब्द, 200 शब्द, 150 शब्द, है ना। खैर चलें आगे चलें। तो इस तरह से सिंधिया का भी काम तमाम हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ सिंधिया, ध्यान रखना। सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार कर ली है, बहुत सारे इलाके चले गए हैं, लेकिन सिंधिया अभी है, वजूद है उसका। वजूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में अस्तित्व नहीं कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। चलो, अस्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंस, है ना। हाँ, उसका वजूद या उसकी एग्जिस्टेंस अभी है, ठीक है। ग्वालियर जो है वो सिंधिया के पास ही रहा, ग्वालियर जो है वो सिंधिया के पास रहा। चंबल नदी जो है वो सिंधिया और अंग्रेजों की सीमा बन गई, साउथ में अंग्रेज और चंबल के नॉर्थ में जो है वो सिंधिया, ठीक है ना। चंबल नदी जो है वो साउथ में अंग्रेज और चंबल नदी के साउथ में अंग्रेज और नॉर्थ में सिंधिया। इसके अलावा सिंधिया ने राजपूताना यानी कि राजपूताना एरिया में जो भी उसके दावे थे वो सारे के सारे छोड़ दिए। ओके, सुरजी अर्जुन गांव की संधि में। आगे चलें। उसके बाद साहब आती है राजपुर घाट की संधि। ये देख रहे हैं ना आप, राजपुर घाट की संधि। यहीं पर एक छोटी सी चीज ही रह गई, मैंने नंबर 3 लिखा है ना, डायरेक्टर होलकर हलचल से चौंके बेलाजली वापस वालो आया, है ना। ये मैं भूल गया, है ना, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, ये ना मेरा लेसन प्लान है एक्चुअली, फ्लो बनी रहती है इससे, नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते ना, अब मेरे सामने टैली प्रॉम्प्टर तो लगा हुआ नहीं है, मैं कुछ देख देख के तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो भूल जाऊँगा कुछ ना कुछ, या इधर का उधर हो जाएगा, तो उससे मैं उस खतरे से मैं बचा रहता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं? मैं समझाता हूँ। देखो, होलकर ने क्या किया, होलकर ने मॉनसून को हरा दिया। आप जा रहे हैं बेटा, 5 मिनट और बैठो, बस 5 मिनट है। होलकर ने मॉनसून को हरा दिया। आप मुझसे सोचो, मैं तो 10 बजे से लगातार बोल रहा हूँ, 4 बज गए हैं, बैठो। आप तो बैठे बैठे थक गए, लेकिन क्या है कि मेरी हर इंद्रिय एक्टिव है। आप लोग बैठो, आप लोगों को बोरियत हो रही होगी, है ना। मेरा हाल तो तवसुम को पता है, घर जाके क्या होगा, तवसुम क्या होगा मेरा हाल घर जाके। फिर तो अब मैं और मेरा बिस्तर, है ना। हाँ, ओके, खैर, तो कहाँ थे? हाँ, तो होलकर ने मॉनसून को हरा दिया। इसके अलावा दिल्ली पर भी धावा बोल दिया उसने। भले दिल्ली से उसे वापस भागना पड़ा, लेकिन उसकी शुरुआती कामयाबियों से जो लंदन में डायरेक्टर बैठे हैं वो चौंक गए, कर भाई ये क्या हो रहा। होलकर ने जब अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी ब्रिटिश कैंप में, तो इससे जो थे लंदन में जो डायरेक्टर बैठे कंपनी के वो चौंक गए और उन्होंने बेलेजली को वापस बुला लिया। तो आप ध्यान रखना, सेकेंड एंग्लो मराठा वार है, हाँ समझ गया मैं। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार बेटा वेलेजली के समय में शुरू हुआ और वेलेजली ने ही इसको लगभग जीत भी लिया, लेकिन इससे पहले कि युद्ध का कोई फाइनल नतीजा आता, होलकर की वजह से वेलेजली को वापस बुला लिया गया। अब जॉर्ज वार्लो को भेजा गया। ये वही जॉर्ज वार्लो है जिसके समय में बेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। जॉर्ज वार्लो आया। जॉर्ज वार्लो जब आया तो ये उसने होलकर से राजपुर घाट की संधि की। राजपुर घाट की संधि आपसे पूछ सकता है कि इसके बीच में हुई, होलकर और जॉर्ज वार्लो के बीच में। ये हुई 7 जनवरी सन 1806 को, यशवंतराव होलकर और जॉर्ज वार्लो के बीच में। इससे ये हुआ कि अंग्रेजों ने जयपुर से दोस्ती ख़त्म कर दी अपनी। अंग्रेजों ने जयपुर से दोस्ती ख़त्म कर दी। इसके अलावा चंबल के साउथ में जो होलकर के एरिया थे, अंग्रेजों ने वादा किया कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। चंबल के साउथ में जो सिंधिया के इलाके थे वो तो अंग्रेजों ने ले लिए सिंधिया से। होलकर के जो इलाके थे उसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम उसमें दखल नहीं देंगे। होलकर ने चंबल का जो नॉर्थ था वो छोड़ दिया। इस तरह से आप देखें, सिंधिया ने चंबल का नॉर्थ, होलकर ने भी चंबल का नॉर्थ अपना छोड़ दिया। इसके अलावा राजपूताना में भी रियासतों में जो दावे थे इनके दोनों ने छोड़ दिए। तो चंबल नदी के उत्तर में आप देखें कि अंग्रेजों के लिए सब कुछ जो है निष्कंटक हो गया, ठीक है साहब, ओके। इसके अलावा होलकर ने पूना, बघेलखंड, अंग्रेजों और उनके दोस्तों से दावे छोड़ दिए। पूना कौन? पेशवा, है ना। पूना से दावे छोड़ दिए, अंग्रेजों से दावे छोड़ दिए, होलकर और उसके जो भी दोस्त वोस्त थे उन सब से दावे छोड़ दिए, लेकिन सहायक संधि नहीं मानी।
अभी भी उसने सहायक संधि नहीं मानी। तो आपसे पूछ सकता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वार में, है ना, किसने सहायक संधि नहीं मानी? होलकर। गायकवाड़ ने भी नहीं मानी, गायकवाड़ ने भी सहायक संधि नहीं मानी है, सिंधिया ने मान ली है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि मराठा जो एक कोटेशन भी आ गया कि एक कोटेशन आता है कि सेकंड लॉर्ड वेलेजली ने भारत में एक शक्ति को संपूर्ण भारत की शक्ति बना दिया, ठीक है ना। फिर कहता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। फिर दूसरा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा ध्वस्त तो हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि सिंधिया ने सहायक संधि मान ली थी, लेकिन होलकर ने, भोंसले ने, गायकवाड़ ने सहायक संधि नहीं मानी थी। इनका अस्तित्व जो था वो अभी बना हुआ था। तो इनको अगर ख़त्म करना है तो अभी एक युद्ध और चाहिए, ठीक है, इसकी बात भी करेंगे अभी। तो सहायक संधि इसने नहीं मानी। ओके, आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से मित्रों, हाँ, देवगांव की संधि सेकंड वार में ही हुई थी। हाँ, ये मैं गलत बोल गया मैं, सॉरी। देवगांव की संधि हुई थी भोंसले से, जिसमें उसने सहायक संधि मान ली थी। भोंसले ने भी सहायक संधि मान ली थी, आई एम सॉरी, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम हाईली अप्लाइज, है ना, ठीक है ना। मैं तहे दिल से मुआफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आगे चलें। तो देवगांव की संधि सेकंड एंग्लो मराठा वार में हुई भोंसले से, नागपुर के भोंसले से। भोंसले ने सहायक संधि कबूल ली और भोंसले ने नर्मदा नदी के उत्तर में, वर्धा नदी के पश्चिम में कटक और बालासोर को छोड़ करके अंग्रेजों को दे दिया। कटक उड़ीसा में, बालासोर उड़ीसा में, ये दोनों भोंसले के पास रहे। इसके अलावा भोंसले का नर्मदा नदी के उत्तर का जितना इलाका था वो सारा दे दिया। वर्धा नदी के पश्चिम में जो इलाका था सारा महाराष्ट्र में, वो सब किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। और भोंसले ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। इस तरह से सेकंड एंग्लो मराठा वार खत्म हो गया। कब से कब तक हुआ? 1803 से 1806 में। इसकी वजह क्या थी? वसीन को सिंधिया, होलकर, भोंसले ने ठुकराया। वसीन को माने वसीन की संधि को सिंधिया, होलकर और भोंसले ने ठुकरा दिया था। अब दोबारा से अंग्रेजों को किसने मौका दिया? पेशवा ने मौका दिया दखल का, है ना। पेशवा ने, या पेशवा और मराठा सरदारों के बीच में जो आपसी झगड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों को दखल का मौका दिया। तो वसीन की संधि इस युद्ध की या सेकंड एंग्लो मराठा वार की वजह बनी। शुरुआत किसने करी? वेलेजली ने। अंत किसने करा? जॉर्ज वार्लो ने, ठीक है ना। अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। तो जैसे ये सारा चीज़ें मैंने बता दी आपको, इसमें कुछ नहीं रहा है। और हैदर अली, इसमें कुछ नहीं रहा ना बेटा, इसमें भी कुछ नहीं रहा, इसमें भी कुछ नहीं रहा, इसमें भी कुछ नहीं रहा, इसमें भी कुछ नहीं रहा। ये बचा है इस बोर्ड पे, ये खत्म हो जाएगा आज, है ना। कितने मिनट की, लेकिन इसको इसी पार्ट में खत्म करेंगे। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 42 मिनट की हो गई। इसको इसी पार्ट में खत्म करेंगे। खैर, तो अब इसमें आता है कोटेशन है, ये किसने क्या कहा। जैसे हैदर अली है, मैंने पहले ही बताया, उसने कहा था कि अंग्रेज़ों के बारे में कि हज़ारों बेलियों ब्रेथ बेटों को मारने के बाद भी अंग्रेज़ों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। मैं अंग्रेज़ों को ज़मीन पर हरा सकता हूँ लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। हैदर अली ने कहा था ये, और ये बताता है समुद्र में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता को, ठीक है ना। कॉर्नवालिस ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को जीतने के बाद कहा था कि हमने अपने मित्रों को बहुत ताकतवर नहीं होने दिया है और दुश्मन को भी अच्छी तरह से दबा दिया है, ठीक है साहब। अल्फ्रेड लायल ने सन 1780 या 1782 के बीच में जो वो सलवाई की संधि हुई है, उस दौर में जब अंग्रेज मराठों से भी लड़ रहे थे, मैसूर से भी लड़ रहे थे और फ्रांसीसियों से भी लड़ रहे थे, उस समय अल्फ्रेड लायल ने कहा है कि इस समय भारत में अंग्रेजों का भाग्य सबसे निम्न स्तर पर था। सलवाई की संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था आपत्ति काल की सफल शांति वार्ता। एक रॉबर्ट्स है, ठीक है ना। रॉबर्ट्स कहता है कि वसीन की संधि ने अंग्रेजों को दक्षिण भारत में सर्वोच्चता दे दी, दक्षिण भारत में सर्वोच्चता दे दी। बात भी सही है, ठीक है। और ये जो है असाई का ये युद्ध है जिसमें सिंधिया और भोंसले की सेना हारी थी अंग्रेजों से, इसको लॉर्ड वेलेजली ने कहा है मराठों का वाटरलू जो है नेपोलियन हारा था, मित्र देशों से नेपोलियन हारा था, और वाटरलू की लड़ाई के हार के बाद ही नेपोलियन का पतन तेजी से शुरू हो गया था। तो उसी तरह से असाई की हार को लॉर्ड वेलेजली ने मराठों का वाटरलू कहा है, ठीक है सर। एक चीज़ और रह गई है यहाँ पर, ये यहाँ पर रहेगी ना, हाँ ये रह गई ना, दो चीज़ें ये है ना। अब तुम जाना चाहो तो चले जाओ, वैसे धूप निकल रही है, आराम से बस मिलेगी तुम्हें अभी, है ना। 5:45 बजे सूर्यास्त होगा, 6 बजे तक हल्का हल्का उजाला रहता है और तुम्हारा इलाका बहुत शांत है। बैठे रहो, अर्थात बैठे रहो, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी जैसी हो रही है, मैंने सारा निपटा दिया, लेकिन अभी इसमें तीसरा मराठा वार रह गया, आधे घंटे का, अभी उसमें लगेगा, कल लगेगा सर वो, है 1801 में अवध ने सहायक संधि कबूल ली।
सहायक संधि जो है अवध ने कबूली 1801 में। और अवध ने सहायक संधि कबूलने के बाद गंगा यमुना दोआब का जो जितना भी इलाका था वो सारा अंग्रेजों को दे दिया। गंगा यमुना दोआब के बीच का जितना भी इलाका था, गंगा यमुना दोआब के नॉर्थ का इलाका, गंगा यमुना दोआब के नॉर्थ का इलाका और रोहेलखंड का इलाका अंग्रेजों को दे दिया। अवध ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। गंगा यमुना दोआब के नॉर्थ का इलाका, रोहेलखंड का इलाका अंग्रेजों को दे दिया। 1801 में डेनमार्क और ब्रिटेन की दुश्मनी का फायदा उठाकर, डेनमार्क और ब्रिटेन की दुश्मनी का फायदा उठा करके लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता के पास श्री रामपुर और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर ट्रेंकुबार, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर ट्रेंकुबार। ये सवाल आता भी है कि इसमें से भारत में कौन से दो ऐसे ठिकाने हैं जो डेनिश लोगों के थे या डेनमार्क के थे। एक कलकत्ता के पास श्री रामपुर और दूसरा ट्रेंकुबार कोरोमंडल तट पर। अंग्रेजों का या डेनमार्क के लोगों का भारत में जो हेडक्वार्टर था वो श्री रामपुर था। तो अब डेनमार्क में और ब्रिटेन में दुश्मनी थी। इस दुश्मनी का फायदा उठा करके लॉर्ड वेलेस्ली ने कोरोमंडल तट पर ट्रेंकुबार और कलकत्ता के पास श्री रामपुर डेनमार्क से छीन लिए। इसमें से जो श्री रामपुर था कलकत्ता के पास ना, ये लॉर्ड वेलेस्ली को बहुत चुभता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जैकोबिन्स क्लब के लोग, बहुत सारे फ्रांसीसी भगोड़े, बहुत सारे चोर डकैत, इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेजों के दुश्मन थे उनकी ये सुरक्षित शरण स्थली था। जैसे पांडिचेरी में जाकर के हमारे क्रांतिकारी शरण ले लेते थे ना, तो इसी तरह से श्री रामपुर जो थे अंग्रेजों के जो दुश्मन थे उनकी शरण स्थली था। इसलिए वेलेस्ली की नज़र में ये चुभता था, इसने छीन लिए। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1799 में ईरान के राजा मेहंदी अली खां के यहाँ अपना दूत भेजा था। उसने कहा था, और उस दूत ने उससे प्रार्थना की थी ईरान के राजा से कि साहब आप हमारे खिलाफ किसी भी नेपोलियन हो या कोई और शक्ति हो उसका साथ मत देना। तो ईरान के राजा ने भरोसा दिलाया था कि ठीक है, मैं आपके साथ किसी का साथ नहीं दूंगा। इसके अलावा 1798 में निज़ाम ने सहायक संधि स्वीकारी थी। निज़ाम हैदराबाद सबसे पहले ऐसी रियासत थी जिसने सहायक संधि कबूली थी। और सहायक संधि कबूलने के बाद उसके यहाँ पर जितने ही फ्रांसीसी सैनिक और अफसर थे उन सबको बंदी बना करके अंग्रेजों को सौंप दिया था। और हैदराबाद से, इसी सहायक संधि से हैदराबाद से फ्रांसीसी असर ख़त्म हो गया था। और हम सर बहुत प्रसन्न हुए, हमने 6 पार्ट हो गई, शायद 6 या 7 पार्ट, जितने ही पार्ट हो गए, इन सारे पार्ट में हमने एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वार ख़त्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ तीसरा मराठा वार रह गया जो 15-20 मिनट में हम नेक्स्ट पार्ट में निपटा देंगे। थैंक यू। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।